आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस की और ये जानेंगे कि कंपनी में लिमिटिंग फैक्टर का एनालिसिस क्यों किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिमिटिंग फैक्टर की। लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है, एक वो चीज होती है, एक वो जरिया होता है जो रोकता है, एक एलिमेंट जो कंपनी को रोके उसका डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव करने से। जो एक्टिविटी का लेवल वो अचीव करना चाहती है उससे जो फैक्टर उसे प्रिवेंट करता है, जो एलिमेंट उसे प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसे लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटिंग फैक्टर का पता लगवाना या लिमिटिंग फैक्टर का जानना इसलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके और अपना लिमिटिंग फैक्टर या तो वो उस लिमिटिंग फैक्टर को रिड्यूस कर सके या वो उस लिमिटिंग फैक्टर को रिमूव कर सके अगर वो कंपनी के लिए पॉसिबल हो तो। इसी तरह लेट्स सपोज कि एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड कंपनी जो चाहती है कि वो 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करे, लेकिन अब उसकी जो मशीन की कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 800 यूनिट्स की है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है मैक्स लिमिटेड वो 800 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बना सकती। तो मतलब क्या हुआ कि इन 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन को रोक रही है। तो ये जो फैक्टर प्रिवेंट कर रहा है ये है मशीन कैपेसिटी, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अब अगर लिमिटिंग फैक्टर के एनालिसिस की बात की जाए तो लिमिटिंग फैक्टर का एनालिसिस वो टेक्निक है, वो एक तरीकाकार है जिसकी मदद से ये एनालाइज किया जा सकता है, ये जाना जा सकता है कि कंपनी अपने कम जराए को इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को किस तरह से बढ़ा सकती है। ताकि इसलिए कंपनी ये लिमिटिंग फैक्टर का एनालिसिस करती है ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सके अपने स्केयर रिसोर्सेज में रहते हुए, अपने कम रिसोर्सेज के साथ, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर सके, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे भी ग्रो की बात की थी। तो लिमिटिंग फैक्टर का एनालिसिस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब अगर बात करें इन स्टेप्स की तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास सबसे पहला ये स्टेप है कि उसने सेल्स प्राइस को यहाँ पे देखना है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी सेल प्राइस क्या है। जब सेल प्राइस पता चलेगी तभी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेगी इन स्केयर रिसोर्सेज के साथ। दूसरा जो स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो करना है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएबल कॉस्ट देखनी है कि इसी सेल प्राइस पे कॉस्ट क्या लग रही है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो अगर यूनिट्स इंक्रीज हो तो उसके साथ इंक्रीज करे और अगर यूनिट्स डिक्रीज हो मतलब कम प्रोडक्शन हो तो कॉस्ट भी कम हो। जब ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का पता चल जाए तो थर्ड नंबर पे उसने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखना है कि एक यूनिट को बनाने में जो फैक्टर है वो कितना लिमिट कर रहा है, ये देखना है कि लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट क्या है। जिस तरह यहाँ पे बात की हमने कि मशीन कैपेसिटी 800 है तो मतलब कि लिमिट कर रहे हैं, जो फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर है वो तो है मशीन कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे ये पता करना है कि एक यूनिट पे कितना मशीन आवर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, वो है लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। इसी तरह जब लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट के बारे में मालूम हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उस लिमिटिंग फैक्टर के मुताबिक अपना कंट्रीब्यूशन देखेगी कि उसको लिमिटिंग फैक्टर के साथ लिमिटिंग फैक्टर पे उसका क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर दे रहा है। उस लिमिटिंग फैक्टर उस कम रिसोर्स के होने के बावजूद उस कम रिसोर्सेज की बेसिस पे अगर वो कंट्रीब्यूशन अर्न कर रही है तो इस कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे हम रैंक करके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लिए एक मुनासिब प्रोडक्शन प्लान को बना लेगी। अब अगर मैक्स लिमिटेड की ही बात की जाए तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस मैक्स लिमिटेड की 3 यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अब इन 3 यूनिट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एज्यूम कर लिया कि जो सेलिंग प्राइस है ए की वो है ₹100, जो बी की सेलिंग प्राइस है वो है ₹150 पर यूनिट और जो सी की सेलिंग प्राइस है वो है ₹200 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ₹30 है ए की,
50 रुपीज है बी की और सी की है 90 रुपीज। अब जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां हमने ब्रैकेट का साइन ये शो करने के लिए लगाया कि माइनस करना है हमने सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को। जब सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया जाएगा तो ए के लिए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 70 का, बी के लिए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 100 का और सी के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 110 रुपीज का। अब हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि मैक्स लिमिटेड का जो लिमिटिंग फैक्टर है वो हमने ऊपर जिस तरह बात की कि लिमिटिंग फैक्टर है मशीन कैपेसिटी, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट ए जो है उसके लिए जो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट लग रहा है वो 1 आवर है, 1 मशीन आवर लगता है और प्रोडक्ट ए को बनाने में 1 आवर लगता है और इसी तरह 2 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट बी को बनाने में और 3 आवर्स लगते हैं 2.5 आवर्स लगते हैं प्रोडक्ट सी को बनाने में। अब अगर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बात की जाए तो हमने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देना है लिमिटिंग फैक्टर से, मतलब हमने 0.3 को डिवाइड कर देना है 0.4 से। तो जब 70 को डिवाइड करेंगे 1 से तो यहाँ पे 70 ही आएगा, जब 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 50 रुपीज, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ये कंट्रीब्यूशन है रुपीज में। इसी तरह जब 110 को डिवाइड कर दिया जाएगा 2.5 आवर्स पे तो वो आ जाएगा 44 रुपीज। अब अगर हमने जिस तरह हमारा जो 6 स्टेप है वो है रैंकिंग का, इस रैंक अब हमने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट हमें लिमिटिंग फैक्टर के होने के बावजूद ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रही है, उसे हम रैंक नंबर फर्स्ट देंगे, फर्स्ट रैंक देंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ए है वो 70 रुपीज अर्न करके दे रही है कंट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट बी है वो 50 अर्न करके दे रही है और जो प्रोडक्ट सी है वो 44 रुपीज अर्न करके दे रही है। तो रैंकिंग में फर्स्ट नंबर क्योंकि 70 सबसे ज्यादा है तो फर्स्ट पे ऑर्गेनाइजेशन ने ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट बी और इसी तरह थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट सी को मैन्युफैक्चर करना है। अब हमने अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो फॉलो करते हुए प्रोडक्शन प्लान बनाना है। एज्यूम हम ये कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो मैक्स लिमिटेड है उसकी जो प्रोडक्शन है या उसकी जो डिमांड है वो है प्रोडक्ट ए के लिए 10,000 यूनिट्स की, प्रोडक्ट बी के लिए 3500 यूनिट्स की और प्रोडक्ट सी के लिए 12,000 यूनिट्स की डिमांड है। ये जो प्रोडक्शन है ये यही हमारे पास इक्वल्स टू डिमांड भी है और ये यूनिट्स में है। अब हमारे पास जो अवेलेबल आवर्स हैं टोटल इस मशीन पे जो आवर्स जितने आवर्स तक ये मशीन काम कर सकती है वो हम एज्यूम करते हैं कि टोटल आवर्स अवेलेबल हैं 20,000 आवर्स। तो अब इन 20,000 आवर्स की बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सी यूनिट्स किस तरह से प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्योंकि प्रोडक्शन ए की करनी है, ए को हमने फर्स्ट पे रैंक किया था, तो प्रोडक्शन के मुताबिक टोटल आवर्स अवेलेबल आवर्स तो 20,000 है, लेकिन 10,000 यूनिट्स है ए के और एक यूनिट को बनाने के लिए लिमिटिंग फैक्टर जो है वो 1 लग रहा है, मतलब 10,000 यूनिट्स इंटू 1 करेंगे तो ये हमारे पास 10,000 आवर्स ही आएंगे, मतलब प्रोडक्ट ए की अगर प्रोडक्शन करें तो 10,000 आवर्स लगते हैं। अब जब 20,000 में से 10,000 को लेस कर दिया जाएगा तो ये रिमेनिंग बच जाएगा 10,000 आवर्स, क्योंकि हम आवर्स पे प्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे क्योंकि हमने प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करनी है तो प्रोडक्ट बी के जो डिमांड है वो है 3,500 यूनिट्स की, और 3,500 यूनिट्स को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके लिमिटिंग फैक्टर से तो ये पता चलेगा कि टोटल कितना टाइम लेता है प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट बी 7,000 आवर्स लेगा, तो यहाँ पे हम 7,000 आवर्स कर देंगे प्रोडक्ट बी के लिए। ये ए के लिए आवर्स थे, ये प्रोडक्ट बी के लिए आवर्स हैं, तो जब हमारे पास रिमेनिंग जो आवर्स बच जाएंगे वो होंगे 3,000 आवर्स। तो अब हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट
सी जो है वो कितनी उसकी यूनिट्स हैं और कितने उसके आवर्स हैं। तो प्रोडक्ट सी के हमारे पास 12,000 यूनिट्स हैं और इसके जो आवर्स हैं वो हैं 2.5। तो मतलब कितने आवर्स टोटल चाहिए प्रोडक्ट सी को कंप्लीट करने के लिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन मैक्स लिमिटेड को 30,000 आवर्स चाहिए प्रोडक्ट सी को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ 3,000 आवर्स अवेलेबल है, तो अब क्या किया जाएगा कि 3,000 आवर्स रिमेनिंग है यहाँ पे, तो 3,000 आवर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा 2.5 से, जितने आवर्स उसको रिक्वायर्ड हैं, तो ये उसके पास आ जाएंगे 1200 यूनिट्स। 1200 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स अब प्रोडक्ट सी की प्रोड्यूस होंगी। लेकिन क्योंकि हम यहाँ आवर्स पे चल रहे हैं तो हम यहाँ से 3,000 आवर्स प्रोडक्ट सी को देके अपने आवर्स को खत्म कर लेंगे। अब ये तो थी आवर्स की बात। अब अगर हम यूनिट्स पे आए तो क्योंकि मैक्स लिमिटेड की 10,000 ही प्रोडक्शन थी, तो उसको आवर्स भी 10,000 ही, 1 आवर एक यूनिट के लिए चाहिए था, तो 10,000 ही यूनिट्स इसकी प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह नेक्स्ट की अगर बात की जाए प्रोडक्ट सी की, तो क्योंकि इसकी डिमांड थी 35,000 और 2 इसको आवर्स चाहिए थे एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे 7,000 आवर्स आए थे, लेकिन यूनिट इसकी बनेगी 3,500 और यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट सी के लिए यूनिट्स कैलकुलेट की हुई हैं जो हैं 1200। तो टोटल लिमिटिंग फैक्टर के होने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन कितनी यूनिट्स बनाएगा, वो बनाएगी 14,700 यूनिट्स टोटल प्रोड्यूस होंगी। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन मैक्स लिमिटेड के लिए प्रोडक्शन प्लान। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के लिए लिमिटिंग फैक्टर का एनालिसिस इसी तरीके से करती है जिस तरह हमने मैक्स लिमिटेड के लिए किया। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बात की लिमिटिंग फैक्टर के एनालिसिस की और मैक्स लिमिटेड के लिए लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस हमने किया।